नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएस ज्ञान गुरु में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेखपाल के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। देखिए, लेखपाल की वैकेंसी निकल चुकी हैं। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद इसके फॉर्म जो है फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इनका आवेदन आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो इसलिए आपको लॉकडाउन में आप घर बैठे हैं, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा हूं। 2015 में लेखपाल की परीक्षा जो हुई थी उसका वो प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेखपाल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी घर बैठे तैयारी कर पाएंगे और लॉकडाउन के बाद एग्ज़ाम देकर अच्छे मार्क्स से उसे क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए, लेखपाल में जो है दो तरह के पेपर होते हैं, एक चकबंदी वाला होता है और एक राजस्व वाला। तो ये जो वैकेंसी निकली है तो राजस्व वाली निकली है, तो आपको मैं राजस्व और लेखपाल दोनों की करवा दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसी कैसी एग्ज़ाम में पेपर क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पहले और दूसरे में क्या करना है, हम लोकोक्तियों मुहावरों का सही अर्थ चुनकर लिखना है। तो पहला है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। देखिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ क्या होता है? अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों पर व्यर्थ झुझलाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ता। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या देखना है हमें कि तीसरे नंबर क्वेश्चन में शब्दों का विलोम शब्द देखना है। क्रस का विलोम शब्द क्या होता है? क्वेश्चन 3 है कि क्रस का विलोम शब्द क्या होता है? तो क्रस का विलोम शब्द हष्ट पुष्ट होता है। आपको याद करना है, क्रस का विलोम शब्द हष्ट पुष्ट होता है। चौथा क्वेश्चन है कि अल्पज्ञ अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अल्पज्ञ क्या सर्वज्ञ होता है, सॉरी, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ होता है। तो देखिए, अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, सर्वज्ञ मतलब ज़्यादा जानने वाला। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन सी, खूंटियाँ। छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है। अज अजन्मा देखिए क्या होता है कि इसका आंसर होगा ईश्वर, डी, क्योंकि अज अजन्मा का अर्थ क्या होता है? जिसकी कभी जन्म ना हुआ और ना ही मृत्यु हो, तो वो कौन है? वो ईश्वर है। ईश्वर का ना कभी जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? कौन सा है? ऑप्शन ए, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि जो है ये सही लिखा हुआ है वर्तनी की दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रश्न संख्या 8 और 9 के वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उनके अनुरूप अक्षर ए, बी, सी वाले गोले को काला करें। यदि व्यक्ति में कोई त्रुटि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले गोले को पूरीतः काला करें। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 8वां, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें क्या होगा? देखिए, जलपान, विद्यालय में जलपान को नहीं, जलपान का होना चाहिए। विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, तो यहाँ जो बी ऑप्शन है ये गलत है। तो इस बी ऑप्शन को, जलपान को लिखा है, इसको हम गोला करना है हमें। ठीक है, अगला देखते हैं। 9 नंबर है कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो इसमें देखिए क्या गलत होगा? ये जो तीसरा अच्छी लगती है, इसको अच्छा लगता है होना चाहिए ना, तो ऑप्शन सी जो है गलत है। तो इसी में हमें गोला कर देना है। तो यहाँ पर क्या होगा? मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देखते हैं तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द कौन सा? अग्र जो है तत्सम शब्द है, और अन्य शब्द जो है तद्भव शब्द है। आज, आंख, आग, ये सभी तद्भव शब्द हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 और 12 में हमें क्या करना है कि लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। पर्वत की तलहटी को हम क्या बोलेंगे? एक शब्द में अगर बोलेंगे तो उपत्यका बोलेंगे। और पर्वत की आप याद कर लीजिए कि पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, इसको क्या बोलेंगे? कृपण। ऑप्शन ए जो है ये सही होगा, कृपण। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं। अब देखिए प्रश्न 13 और 14 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उसका हृदय इतना कोमल है
कि मित्र तो क्या वह अपने, यहाँ डैश है, को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, शत्रु, सहयोगी, विपक्षी, प्रतिरोधी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए होगा शत्रु। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। राइट। अगला देखते हैं 14 कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को, यहाँ पर क्या होगा, उद्धत, प्रबुद्ध, संबद्ध, उद्धत। तो यहाँ पर क्या होगा, उद्धत रहना चाहिए। उद्धत मतलब तत्पर रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। अरविंद का पर्यायवाची क्या होता है, ऑप्शन सी कमल। अरविंद का पर्यायवाची कमल होता है। अरविंद का पर्यायवाची और पर्यायवाची कौन से होती हैं, देखिए जलज होता है, पंकज होता है, नीरज होता है, सरोज होता है, अंबुज होता है। ये सभी अरविंद की ही पर्यायवाची हैं। कौन कौन सी, जलज, पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज आदि। अगला क्वेश्चन है कि निर्धन में कौन सी संधि है। तो निर्धन में कौन सी संधि है, ऑप्शन डी विसर्ग संधि है। आपको याद करना है कि निर्धन में विसर्ग संधि है। चलिए अगला देखते हैं कि देशांतर में कौन सा समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। देशांतर में कर्मधारय समास है। कर्मधारय के अन्य उदाहरण परमेश्वर, नीलकमल आदि हैं। जी 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्यों है, क्योंकि देखिए अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी में रूपक अलंकार, क्योंकि अंबर, तारा और उषा पर क्रमशः पनघट, घट और नागरी का आरोप हुआ है, और जिसमें आरोप होता है वो रूपक अलंकार होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। कौन सा तद्भव शब्द, अमी। अमी जो है ये ऑप्शन सी, ये जो है तद्भव शब्द है। बाकी इष्टिका, कुपुत्र और उलूग ये जो हैं तत्सम शब्द हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 20 और 21 में लिखित वाक्यों में सही वाक्य का चयन करना है। सही वाक्य का चयन करना है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। ऑप्शन बी क्या है, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। और डी नंबर है, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो देखिए आपको पढ़ने में ही लग रहा होगा कि ऑप्शन डी सही है, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो इसीलिए डी ऑप्शन सही है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन वही है कि जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। और बी नंबर है कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। और डी ऑप्शन है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। इसमें भी आपको पढ़ने में ही आ रहा होगा कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ये ऑप्शन डी सही है। 21 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन डी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। आपको पता होगा कि पहले से ही कि करुण का स्थायी भाव शोक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। इसमें कौन सा है, डी पूर्वभूत। मैं खाना खा चुका था, इसमें पूर्वभूतकालिक भेद है। देखिए मैं खाना खा चुका था, ये आप याद कर लीजिए, पूर्वभूतकालिक भेद है। 24 नंबर क्वेश्चन है, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। ये जो सेवक को, इसमें कौन सा कारक है। रेखांकित पद में पूछा गया तो वहाँ पर सेवक को रेखा किया गया, तो इसमें संप्रदान कारक है। क्योंकि देखिए वो आपको याद होगा, कर्ता ने कर्म को कर से के द्वारा इसी प्रकार होता है, तो इसमें जो संप्रदान में होता है वो को होता है, इसीलिए इसमें जो है संप्रदान होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन करने पर क्या होगा, ठठेरिन। देखिए जो कोई किसी में लिंग परिवर्तन होता है तो उसमें छोटी की मात्रा लग जाती है। ठठेरा है उसमें ठठेरिन हो गया। देखिए अब इसके बाद हमारा क्या, ये 25 नंबर हिंदी के कंप्लीट हो गए हैं। अब आया है मैथ का क्वेश्चन। तो मैथ के क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको मैथ के क्वेश्चन करवाऊँगा नहीं। मैथ के क्वेश्चन इसी वीडियो में अगर मैं आपको करवाऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे आप बोर होने लगेंगे, तो आप वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा।
इसलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूँ। अगर आप हल कर पाते हैं, समझ पाते हैं तो समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन मैं अगली वीडियो में ये सभी क्वेश्चन कवर करके आपको मैथ की अलग वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। तो देख लीजिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, आप देख के स्क्रीनशॉट भी, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर, इसमें आंसर भी दे के रखा है, ये देखिए इसका आंसर है। और ये 28 नंबर क्वेश्चन है, और ये 29 नंबर क्वेश्चन है, और ये 30 नंबर क्वेश्चन है। अब इसका 30 का आंसर ये है, और ये 31 नंबर क्वेश्चन है। इसी प्रकार 50 क्वेश्चन है, मैं आपको सभी दिखा दूंगा। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके अगर समझना चाहे तो समझ लीजिए, नहीं तो मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जिसको देख के आप समझ जाएंगे। ये देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन, 34 का ये आंसर है। और इसके बाद ये 35 नंबर क्वेश्चन, फिर 36 नंबर क्वेश्चन, और 36 के बाद इधर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, ये 38 नंबर क्वेश्चन, और ये 39 नंबर क्वेश्चन, और ये 40 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला 41 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर, 43 नंबर, 44 नंबर, 44 का आंसर इधर है, 45 नंबर, 46 नंबर, और 46 के बाद ये 47, 47 के बाद ये 48 और 49 नंबर क्वेश्चन, 49 का हल यहाँ पर है। और उसके बाद ये 50 नंबर क्वेश्चन। बस ये 25 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से होते हैं। देखिए हिंदी से और मैथ से, सामान्य जानकारी से और ग्रामीण क्षेत्र से, तो 50 हो गए हैं। अब चलिए हम सामान्य जानकारी को जान लेते हैं, उसके बाद मैथ की क्वेश्चन मैं आपको अलग वीडियो बना के दूंगा। चलिए सामान्य जानकारी में पहला क्वेश्चन है 51, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? रक्षा व्यय। रक्षा व्यय जो है केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। देखिए इसकी व्याख्या करते हैं, केंद्र सरकार के समस्त व्यय को योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय में बांटा जा सकता है, जिसे क्रमशः विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय भी कहा जाता है। और गैर विकासात्मक व्यय में रक्षा व्यय, सब्सिडी, ब्याज भुगतान, पेंशन जैसे व्यय शामिल किए जाते हैं, जबकि उपरोक्त अन्य व्यय विकासात्मक व्यय में के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, ये आपको पहले से भी पता होगा, मुझे उम्मीद है, जो प्रोटीन नामक धातु से बनी होती है। और हीमोग्लोबिन में अधिकतर प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन एमिनो एसिडों की श्रृंखला से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, कि अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? तो ये क्या है? देशों के बीच लोगों का संचालन। ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय गमन जो है देशों के बीच लोगों का संचालन है। वे इसकी व्याख्या करते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जनसंख्या का संचलन, यहाँ पर संचालन होना चाहिए, जहाँ नहीं संचलन, ये प्रवासन या माइग्रेशन कहलाता है। यहाँ पर सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जनसंख्या का यही संचलन जब एक देश से दूसरे देश का होता है तो अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन यानी कि कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, सॉफ्ट बैंक ऑफ फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीनटेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। तो इसका आंसर कौन है? ऑप्शन डी, भारतीय एंटरप्राइजेज। देखिए सॉफ्ट बैंक, भारतीय जो एंटरप्राइजेज और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीनटेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोडक्टों के में 100 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों को कौन सा नाम दिया गया? इसमें क्या है? ऑपरेशन मैत्री। ऑप्शन डी। देखिए भूकंप त्रासदी जो है, यहाँ पर देखते हैं कि भूकंप त्रासदी जो है ऑपरेशन मैत्री ने 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बचाव हेतु जो अभियान चालू किया था,
जिसे भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। और गौरतलब है कि भारत की प्रक्रिया भूकंप के 15 मिनट के भीतर ही शुरू हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन बी 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव अगर आपको लड़ना है तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए अनुच्छेद 84 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा का चुनाव के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। ये क्यों मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा। किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने। तो इसे देखिए 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। गौरतलब है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को तत्काल स्वीकार करने के लिए चलाया गया अभियान था। याद कर लीजिए कि जो मुस्लिम लीग द्वारा उन्होंने ये कहा था कि हमें पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान की मांग उन्होंने की थी, तो तत्काल उनको चाहिए था, इसीलिए ये अभियान चलाया गया था। अगला है 58 नंबर, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। चलिए देखिए इसकी व्याख्या भी करते हैं हम कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने बगैर किसी पूर्व सूचना के प्रदर्शन कर रही भीड़ पर गोली चला दी, जिससे लोगों ने गुस्से में आकर भीड़ में पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया और उसे आग लगा दी, जिससे पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद 22 पुलिसकर्मियों को आग में जलकर मृत्यु हो गई थी। इसी घटना को चौरी चौरा घटना नाम से जाना जाता है। आप याद कर लीजिए चौरी चौरा किसे कहते हैं, ये अब डिफिनेशन भी हो गई। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? फ्लोरीन जो है सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है? किस देश ने जीता है? ऑप्शन बी चिली ने जो है कोपा अमेरिका 15 जीता है। तो कोपा अमेरिका 2015 का आयोजन 11 जून से 4 जुलाई 2015 के मध्य चिली में संपन्न हुआ, जिसमें चिली ने अर्जेंटीना को हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की। गौरव की बात यह है कि कोपा अमेरिका 2017 का आयोजन अर्जेंटीना में किया गया, जिसमें ब्राज़ील विजेता रहा। चलिए अगला देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? कौन होता है? विपक्ष का नेता जो कैबिनेट स्तर का होता है। अगला 62 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी स्थित है। कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में। देखिए प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो देखिए रंगून वर्तमान नाम इसका यंगून है। वर्तमान में इसका नाम यंगून है। म्यांमार का बड़ा शहर, बृहत्तम शहर है। ब्रिटिश काल में बहादुर शाह जफर को यहीं भेज दिया गया था, जिसकी यहीं पर मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन डी नमक कर के विरुद्ध। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कर के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने कब की थी? 22 मार्च 1930 को डांडी से किया था। चलिए अगला देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? मेघालय मानसिनराम में। ये जो यहाँ ऑप्शन सी मेघालय मानसिनराम में भारत की उच्चतम वर्षा दर्ज की गई है। अगला है एनपीपी से क्या अभिप्राय है? एनपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो देखिए ये इसकी व्याख्या करते हैं कि एनपीपी जो है का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है। भारत सरकार द्वारा 2000 में राष्ट्रीय
जनसंख्या नीति लाई गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य पूर्व में 2045 तथा 2070 तक देश की जनसंख्या को स्थिर करना लक्ष्य रखा गया। अगला है 67 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? किसे चुना गया है? जहांगीर अब्बास। सॉरी, यहाँ पर देखिए ये 2015 का है, इसलिए यहाँ पर जहांगीर अब्बास जो है ये तब थे, लेकिन अब कौन है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर जी हैं। देखिए आपको याद करना है कि अभी वर्तमान में शशांक मनोहर जी हैं। शशांक मनोहर। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर जी, इस समय 2020 में। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जून 2015 के चौथे सप्ताह में दो उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंधन पर समझौता कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। चलिए अगला 69 नंबर क्वेश्चन है, आच्छादन यानी अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रस्वेदन। इस गुण को प्रस्वेदन कहा जाता है। किसी पदार्थ पर वायु से नमी के वायु से नमी का अवशोषण करने वाले गुण को प्रस्वेदन कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं कि दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें प्रोटीनों का अच्छा स्रोत होती हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गईं? किसके द्वारा स्थापित की गईं? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? किसको माना जाता है? ऑप्शन सी प्रस्तावना को। प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, जबकि भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा माना है। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, क्या हैं? ऑप्शन डी यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद इसका आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर लुढ़काने से अधिक आसान होता है, क्योंकि देखिए 4 ऑप्शन है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है। ऑप्शन सी है, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने में की अपेक्षा अधिक सरल होता है। ऑप्शन डी है, पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। नहीं, इसमें ऑप्शन ए सही है। देखिए क्या है ऑप्शन ए, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। जी हाँ, यही ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं कि 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति ने। तो देखिए सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। चलिए अब देखिए ये जो है अब हमारा वो भी पूरा हो गया। अब हमारा ग्रामीण विकास आया है, सामान्य जानकारी भी पूरी हो गई है। अब हमारा ग्रामीण विकास आया है, इसको हम पढ़ेंगे और बस हमारा यहीं पर ये पेपर समाप्त हो जाएगा। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, बहुत मेहनत लग रही है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया? कितने करोड़? 685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण हेतु 685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर पूछा गया है, वो भी उत्तर प्रदेश का। तो ये इसका आंसर है 829। तो देखिए जो 2011 में जनगणना हुई थी
तो उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर पे 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। चलिए अगला 78 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसर में या उनके घरों में से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 70 लीटर। 70 लीटर पेयजल प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को यहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए। अगला है 79 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? कितने प्रमुख मंडल हैं? 18। देखिए उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 18 प्रमुख मंडल हैं। और ये 18 प्रमुख मंडल कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी। ये जो है 18 मंडल हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय नागरी औद्योगिक संपदाओं के। चलिए अगला देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष MGNREGA का प्रारंभ किया गया? किस वर्ष किया गया? 2006 में। 2006 में उत्तर प्रदेश में मनरेगा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। और ये कितने जिलों में किया गया था? ये 200 जिलों में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए चौथा स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। देखिए आंध्र प्रदेश के विभाजन से पूर्व उत्तर प्रदेश का देश में क्षेत्रफल के अनुसार 5वां स्थान था, लेकिन आंध्र प्रदेश का जब विभाजन हो गया तो चौथे स्थान पर आ गया। 83 नंबर क्वेश्चन है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 20,000। देखिए इसकी व्याख्या करते हैं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL परिवारों की वार्षिक आय का स्तर 20,000 रुपये था। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये है मुगल सराय क्षेत्र में। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? 1945 में। 86 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? ऑप्शन ए 25%, 7,500। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करना चाहिए? आवृत्ति मतलब समय पर। कितने समय पर करना चाहिए? दैनिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक, पाक्षिक। तो कब करना चाहिए? रोज करना चाहिए, इसलिए दैनिक। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? कितने प्रतिशत? 33% पद आरक्षित होने चाहिए। 89 नंबर क्वेश्चन है 89, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? कौन सी वेबसाइट क्या तैयार की गई है? कोसवानी। देखिए कोसवानी वेबसाइट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की जाती है जो राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देन से संबंधित है। 90 नंबर क्वेश्चन है, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? 0.2529 हेक्टेयर के बराबर। 1 बीघा मध्य भारत में जो 1 बीघा है
0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? ऑप्शन सी कथक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? भू अधिकारों के प्रलेख। जमाबंदी का तात्पर्य भू अधिकारों के प्रलेख से है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जमाबंदी जो है पटवारी का बही खाता होता है, जिसमें काश्तकारों के लगान का हिसाब और ब्यौरा लिखा जाता है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म मतलब क्या होता है? SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इसका सही आंसर होता है। देखिए SGSY का पूर्ण नाम क्या होता है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना है, ये तो आप जानते हैं। तो ये देखिए कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना ग्रामीण गरीबों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1999 को इस योजना का प्रारंभ हुआ था। 94 नंबर क्वेश्चन है, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? किसको माना जाता है? ऑप्शन सी मिर्जापुर। तो मिर्जापुर किस मंडल को? तो मिर्जापुर मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में तक पहुंच गया है। कितने तक पहुंच गया है? डैश डैश डैश। तो ऑप्शन सी 912। देखिए 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 था, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 898 था। चलिए अगला देखते हैं 96 क्वेश्चन, 96 नंबर कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? किस प्रकार की हैं? ऑप्शन डी चीनी की मिलें। चीनी की मिलें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? कौन सी योजना प्रारंभ की गई? समाजवादी पेंशन स्कीम। देखिए ये 2015 का पेपर है तो इसलिए तब ये स्टार्ट हुई थी। अभी कौन सी है या यही है ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? कौन कार्य करता है? इटावा जिला न्यायालय। अगला 99 क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया गया था? तो किया जाता था तो किस अधिकारी द्वारा? लेखपाल द्वारा। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण जो है लेखपाल के द्वारा किया जाता था। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर कि राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? कितनी सीटें हैं? 31 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं और राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्य की जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। दोस्तों बस ये हमारा जो प्रीवियस ईयर पेपर यहीं पर आज का समाप्त हो रहा है। ठीक है। और मैं अगले दिन मैथ का लेकर आऊँगा, उसके बाद जो ये प्रथम पाली में होता है और सेकंड पाली में एक होता है वो लेकर आऊँगा, उसके बाद आपके लिए वो जो चकबंदी वाला होता है वो लेके आऊँगा। तो आप इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये सभी जो पेपर प्रीवियस ईयर पेपर में करवाने वाला हूँ आपको मिल सकें, तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आप हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।